गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू सिटी स्टडी विद सुनीता चैनल। आज मैं आपको हिंदी में अर्थ के आधार पर पढ़ाऊंगी। इसके पहले मैं उत्पत्ति और रचना के आधार पर पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं वो बताऊंगी। ठीक है, फर्स्ट देखिए, पहला ये अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, फिर होता है पर्यायवाची, जिसको हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। समानार्थी शब्द, इसी को पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। इसके बाद 7 में होता है आपका श्रुति समानार्थक शब्द। 8 में होगा वाक्यांश शब्द, वाक्यांश शब्द। फिर आपका विलोम शब्द, देखिए अर्थ के आधार पे 9 शब्द मोस्टली आपके एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, श्रुति समानार्थक शब्द, वाक्यांश शब्द, यही जात में आपके अर्थ के आधार पे माना जाता है। लेकिन आपको मैं इतना बता रही हूँ, ये सारे आपके अर्थ के आधार पे शब्दों के भेद ही होते हैं। पहला है आपका सार्थक शब्द, ठीक है। तो सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता हो, जिनको अर्थों के आधार पे हम बोल सकते हैं। जैसे देखिए, सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं, वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ निकलता है, जिनका अर्थ निकलता है वह सार्थक शब्द कहलाता है। सार्थक शब्द कहलाता है। अब समझिए, सार्थक शब्द मैंने 8 अर्थ के आधार पे आपके 9 भेद बताए थे, जिसमें कि 5 आपके इम्पोर्टेंस है। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ निकलता हो, ठीक है, वे वह सार्थक शब्द कहलाता है। अगर अर्थ नहीं निकलता उस शब्द का, उस शब्द का कोई मतलब नहीं होता है, तो वो निरर्थक हो जाता है उस शब्द को। उदाहरण तो देखिए, रोटी, कपड़ा, चाय। रोटी अगर आप किसी से भी कह देंगे ये सार्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ निकलता है, जो खाना खा जाता है, रोटी बनाई जाती है, वो रोटी होती है। अगर आप किसी से भी कहेंगे कि रोटी दे दो, वो अगला समझ जाएगा, क्योंकि इसका कोई अर्थ होता है। रोटी मांग रहे हैं तो आपको रोटी दे देगा। कपड़ा हम पहनते हैं, इसका भी एक अर्थ है, ठीक है, तो वो समझ जाएगा। और कपड़ा कहेंगे, आप खुद भी पहनने के लिए कपड़ा मांगेंगे या खरीदने जाएंगे तो कपड़ा के लिए इस कपड़े शब्द का अर्थ निकल रहा है कि हम पहनने वाली चीज़ को उनको कहा जाता है कपड़ा। चाय, पीने वाली चीज़ को चाय कहा जाता है। तो अब मैं बता रही थी, रोटी, कपड़ा, चाय, ये सार्थक शब्द का अर्थ निकल रहा है। अगर हम रोटी बोलेंगे, रोटी कहेंगे, रोटी की, तो इस रोटी का मतलब खाने वाला जो रोटी होता है उसी को रोटी कहा जाता है। कपड़ा पहनने के लिए मांगा जाता है, उस कपड़ा को पहना जाता है, जो हम पहने हैं वो कपड़ा। चाय, चाय पीने वाला चाय, ठीक है, इन सब का अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये सार्थक शब्द हो गया।
और अगर इसका अर्थ कोई नहीं निकलता ऐसे शब्दों का, वो निरर्थक शब्द है। सार्थक शब्द वही शब्द होता है जिसका कोई अर्थ निकले, जिसको हम बोलचाल की भाषा में उसको बोले और समझ सके, वही हमारा सार्थक शब्द होता है। निरर्थक शब्द निरर्थक शब्द वे शब्द, ठीक है, वे शब्द जिनका वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वह निरर्थक शब्द कहलाता है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ सार्थक शब्द में ही कि वो सार्थक शब्द का कोई अर्थ निकलता है, इसलिए सार्थक शब्द। और निरर्थक शब्द में वो शब्द का कोई अर्थ ही नहीं निकलता, बेकार शब्द जिसको मतलब उसका कोई मतलब नहीं होता, वो निरर्थक शब्द। जैसे रोटी, ओटी, रोटी वोटी, चाय वाय, पानी वानी, पानी वानी। अगर हम ये बोलते हैं, रोटी केवल बोलेंगे तब तो ये सार्थक शब्द में आ जाएगा, लेकिन रोटी के साथ ओटी बोलते तो रोटी ओटी के साथ रोटी वोटी कोई अर्थ नहीं होता है। अगर आप लोग बोलते तो हैं, आज के बोलचाल की भाषा में लोग बहुत निरर्थक शब्द बोलते हैं लोग, जिसको एक अंदाज से समझ आप। हम लोग बोलते हैं रोटी वोटी दे दो, बट ये जानते हैं कि वो रोटी को ही बोल रहा है। लेकिन अगर हम सब इन दोनों शब्दों को मिलाकर अगर समझें तो क्या, तो रोटी वोटी का कोई अर्थ नहीं होता है। चाय वाय, अरे भाई चाय वाय बना दो, तो बोलते तो हैं लोग चाय वाय बना दो, लेकिन अगर हम एक अंदाज से समझ जाते हैं कि चाय को ही चाय वाय बना दो, लेकिन इस अगर दोनों शब्दों का देखा जाए केवल मिला के, तो चाय वाय का कोई अर्थ नहीं होता है। पानी वानी दे दो, बोलते हैं लोग पानी वानी दे दो, जैसे तो पानी वानी कोई शब्द नहीं होता है, लेकिन हम समझते हैं पानी बोल रहे हैं पानी के साथ वानी, तो मतलब एक अंदाज से समझते हैं कि, लेकिन ये दोनों को मिलाकर ये शब्द, ये पानी वानी कोई शब्द नहीं होते। इन पानी वानी का कोई अर्थ नहीं निकलता है, रोटी वोटी का कोई अर्थ नहीं निकलता, चाय वाय का अर्थ कोई नहीं निकलता, ठीक है, इसलिए निरर्थक शब्द हो गया। एक आर्थी शब्द, एक आर्थी शब्द वे शब्द जिनका एक अर्थ निकलता हो, एक अर्थ निकलता हो और उसका संधि विच्छेद करने पर संधि विच्छेद करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। एक आर्थी शब्द वे शब्द जिनका एक अर्थ निकलता हो और उसका संधि विच्छेद करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, ठीक है, वे एक आर्थी शब्द होते हैं। जिनका टुकड़े करने पे वो करने पे उसका, जैसे कुत्ता है, कुत्ता एक शब्द है जिसका सिर्फ एक ही अर्थ होगा, कुत्ता को कुत्ता ही होगा, उसका कोई और अलग अर्थ नहीं होगा। अब कुत्ते का अगर संधि विच्छेद कर, कुत्ता, गाय, गंगा, यमुना, इन शब्दों का कोई एक ही अर्थ निकले, कोई क्या एक ही अर्थ निकलता है, कुत्ता का कुत्ता ही अर्थ निकलेगा, गाय का गाय ही अर्थ निकलेगा, गंगा का गंगा ही अर्थ निकलेगा, यमुना का यमुना ही अर्थ निकलेगा। यमुना का कोई और अर्थ नहीं निकल सकता, गाय का कोई और अर्थ नहीं निकल सकता, क्योंकि अर्थ निकलना ही एक ही। और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद करने पे इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है, इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा संधि विच्छेद करने के बाद, इसका मतलब ये एकार्थी शब्द है, ठीक है। हमेशा एक ही अर्थ, उन शब्दों का एक ही अर्थ निकलता है तो वो एकार्थी शब्द होता है।
अब इसी के बाद से है अनेकार्थी शब्द। अनेक आर्थी शब्द वे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ निकलता हो, वह अनेक शब्द होगा, अनेकार्थी शब्द होता है। देखिए, वे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ निकलता वह अनेकार्थी शब्द होता है। जैसे मान लीजिए एक शब्द हो गया अंबर, ठीक है, अंबर एक शब्द है, इसका एक शब्द, इस शब्द का एक अर्थ निकलता है कपड़ा और दूसरा होता है आकाश। दूसरा आकाश। अंबर एक शब्द है, ठीक है, इसका दो अर्थ निकलता है अंबर, कपड़ा और आकाश, यानी कि ये अनेकार्थी शब्द है। एक शब्द का दो अर्थ निकल रहा है, कपड़ा और आकाश, ये अनेकार्थी शब्द में आता है। अब इसके बाद है एक और शब्द, देखिए मत, ठीक है, मत का हो जाएगा, ओट को भी कहते हैं लोग मत, जो हम लोग जाते हैं वोट देने इलेक्शन में, उसको भी हम लोग कहते हैं वोट को मत देना। और एक किसी काम को मना करना, नहीं करना, ठीक है, मत करना, वो काम होता है नहीं कि एक ही शब्द के दो अर्थ निकले, वोट देना नहीं, ये आपका हो गया अनेकार्थी शब्द। उसके बाद आता है आपका जिसको हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं और पर्यायवाची शब्द भी करते हैं। समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, अब समानार्थी शब्द को ही हम पर्यायवाची शब्द करते हैं। क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द है। इसका बहुत अंतर हम लोग डिफरेंस नहीं कर पाते हैं बच्चे, अनेकार्थी और समानार्थी। वो समझते हैं अनेकार्थी शब्द और समानार्थी शब्द एक ही होता है, नहीं। हमेशा ये समझ लीजिए कि अनेकार्थी शब्द और समानार्थी शब्द में यही अंतर है कि एक शब्द की जो एक से अधिक जो अर्थ निकलता हो, उसका अर्थ इससे कोई मतलब नहीं है। अर्थ निकलता है लेकिन अलग अलग अर्थ होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं, वो अनेकार्थी हो गए। और जो समानार्थी शब्द होते हैं उसी अर्थ के, उसी शब्द के कई अर्थ होते हैं पर सेम होता है, उसका मतलब पर्यायवाची शब्द है। जैसे देखिए जल का पानी भी होता है, वारी भी होता है, ठीक है, पानी भी होता है और वारी भी होता है। अगर हम जल का पानी भी बोलेंगे तो मतलब भी जल होगा, वारी भी बोलेंगे तो भी मतलब जल होगा। और जल मतलब पानी भी होता है, वारी भी होता है। लेकिन उसी तरह अनेकार्थी शब्द में ये नहीं हो सकता, अंबर का बोले हैं तो अंबर का कपड़ा नहीं हो सकता, अंबर का कपड़ा नहीं हो सकता, अंबर का आकाश, ये दोनों का अर्थ अलग अलग है। लेकिन इसमें क्या है, जल मीन्स पानी भी होता है, वारी भी होता है, यानी कि इस अर्थ का समान अर्थ है, ठीक है। उसी तरह से जंगल होता है, वन, हम लोग जंगल ही बोलते हैं तो जंगल भी जंगल को जंगल ही होगा। और अगर जंगल की जगह हम कानन भी बोलेंगे तो भी उसका मतलब जंगल ही होगा। और वन मतलब भी जंगल होगा। अगर केवल हम वन बोल दें या लिखा हो कहीं तो उसका मतलब भी हम ये समझ जाएंगे कि जंगल होता है। और कानन का मतलब भी जंगल। अब किसी कानन के आगे एक उड़ीसा में आपका नंदन कानन करके है, ठीक है, नंदन कानन करके चिड़ियाघर है। तो हम लोग क्या चिड़ियाघर के नाम से समझते हैं कि चिड़ियाघर है बस, लेकिन अगर इसका अर्थ हमको पता है कि कानन मीन्स कि जंगल है तो उसके आगे लगा दिएगा नंदन कानन, यानी कि जंगल है। जंगल में जैसे उसमें जानवर होंगे तो कानन मतलब जंगल। अब इसके बाद आता है आपका श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, श्रुति समभिन्न, इस शब्द का मतलब होता है सुनने में, ठीक है, सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन ये अर्थों में अलग अलग होता है। सुनने में, लिखने की दृष्टि से ये एक जैसा लगता है, बोलने में भी एक जैसा लगेगा
ठीक है। जैसे आप कोई भी शब्द ऐसा भी इसमें होता, श्रुति संभिन्नार्थक में होता है कि जब आप बोलिएगा तो एक जैसा लगेगा, लिखने में भी एक कहीं कहीं एक जैसा होता है, बट इसके अर्थ अलग अलग होते हैं, इसके अर्थ अलग होते हैं। जैसे जरा, जरा, ये दो शब्द हैं, जरा जरा, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग। बोलने में क्या है, सुन आप किसी से बोल रहे, अगला सुन भी रहा है तो यही कह रहा है जरा जरा, आप बोलेंगे तो दोनों को बोल तो एक ही जैसा रहा है, अगला सुनने वाला भी सुन रहा है, जरा जरा ही सुन रहा है, लेकिन इस दो मतलब श्रुति सुनना सम मतलब समान है, भिन्नार्थक अर्थ अलग है। यानी कि सुनिए, सुनने में एक जैसा और समान है और अर्थ इसका अलग अलग है। जरा का क्या हो जाएगा, बुढ़ापा। एक जरा का क्या हो जाएगा, थोड़ा सा। आप किसी से ये भी कह देते हैं अगर बुढ़ापा आ गया तो जरा मतलब भी बुढ़ापा हो गया, और थोड़ा सा कोई चीज़, जरा सा कोई चीज़ दे दीजिए तो भी इसका वो है। यानी कि सुनने में ठीक है और बोलने में एक जैसा है, लेकिन अर्थ उसके अलग अलग है। इसका है अब देखिए, अम्बा, अम्बा मतलब माता होता है, ठीक है। अम्बे माँ बोला जाता है, और हम अम्बे माँ से, और किसी भी माता को बोलते हैं अम्बा। और अम्बू मतलब होता है पानी, अम्बू मतलब पानी और अम्बा मतलब माता। इसमें क्या है, अम्बा अम्बू, दोनों में ऐसे बोलने में कैसा लग रहा है, अम्बा अम्बू, यानी कि सुनने में भी एक जैसा लग रहा है और बोलने में भी एक जैसा लग रहा है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग हो गया। अगर हम किसी से अम्बा और अम्बू बोलते हैं तो अगला बस क्या है, यहाँ ऊ की मात्रा हो गई, बस इतना ही यहाँ को डिफरेंस है। तो इसमें क्या है, सुनने में भी एक जैसा लग रहा है और बोलने में भी एक जैसा लग रहा है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग हो गया। अम्बा का अर्थ माता, अम्बू का अर्थ पानी। अब आपका होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द अनेक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बोलेंगे, अनेक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बोलते हैं या लिखते हैं, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, ठीक है। अनेक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बोलते हैं या लिखते हैं तो वो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। अब जैसे देखिए, एग्जाम के पेपर में आपको लिखा रहता है ऊपर दिए गए शब्दों या ऊपर दिए गए वाक्य, ऊपर दिए गए वाक्य। एग्जाम के पेपर में हमेशा दिया रहता है ऊपर दिए गए वाक्य है, और अगर इसको हम ना लिखा रहे, केवल ये लिखा रहे ऊपर दिए गए वाक्य की जगह हम केवल लिख दे उपयुक्त, इसका भी मतलब एक, यानी कि इन चार शब्दों का सिर्फ एक शब्द में ये अर्थ निकल जाता है उपयुक्त, कि यह इसका मतलब ऊपर दिए गए वाक्य। अगर हम ये न लिख के, इतना बड़ा सेंटेंस वाक्य न लिख के सिर्फ ये लिखते हैं उपयुक्त, इसका मतलब ही ये हो जाता है ऊपर दिए गए जो वाक्य शब्द दिया है उसका उत्तर लिखिए, ठीक है। इतना बड़ा हमको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल उपयुक्त हम लिख देंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उपयुक्त। अब ये होता है कि जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, जो व्यक्ति भगवान को मानते हैं यानी पूजा करते हैं, कुछ ऐसे भी इस दुनिया में लोग हैं
जो भगवान को बहुत मानते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भगवान को मानते ही नहीं हैं। अब इतना आप किसी तरह तुम भगवान को मानते नहीं हो, अब इतना बड़ा शब्द बोलने की जगह हम सिर्फ एक शब्द बोल दें, आस्तिक, तो यही मतलब हो जाता है कि केवल आस्तिक ही बोल देंगे, इसका मतलब ही हो जाता है कि वो भगवान को मानता है। ठीक है, इसका मतलब ही होता है आस्तिक का शब्द कि मतलब भगवान को मानता है। जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता होता है नास्तिक। अभी बताए ना आपको, बहुत ऐसे लोग भी हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, वो पूजा पाठ नहीं करते, विश्वास नहीं करते, वो ये कहते हैं कि भगवान नहीं होते हैं। ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? नास्तिक। ठीक है, तो हम केवल एक शब्द ये बोल देंगे कि वो नास्तिक है। इतना बड़ा वाक्य हमको बोलने की ना ज़रूरत है ना लिखने की ज़रूरत है, केवल नास्तिक बोल देंगे तो इसका मतलब ही हो जाता है कि वो भगवान को नहीं मानता। और ये आस्तिक, इसी तरह से एग्जाम में ऐसे ही देता है, ये आपको शब्द दे दिया जाता है और या तो दोनों दे दिया जाता है। कभी कभी आस्तिक दे दिया गया तो आपको पूछा जाएगा कि पूरे वाक्यांश को लिखिए, अगर वाक्यांश दे दिया गया तो उसका एक शब्द लिखिए, इस तरह से। अब इसके बाद लास्ट और अंतिम है आपका विलोम शब्द। अब आप विलोम शब्द आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे और सभी लोग जानते भी हैं विलोम का अर्थ क्या होता है। विलोम का अर्थ उल्टा करने वाले छोटे छोटे बच्चे भी आजकल जानते हैं विलोम शब्द का अर्थ उल्टा होता है। कि किसी भी चीज़ का उल्टा, अब जैसे रात का दिन, रात का दिन, आकाश का, पाताल, ठीक है, इसी तरह से होता है। अब जस्ट तब उसके उल्टा, ठीक है, रात हुआ दिन, आकाश का पाताल, तब जस्ट उल्टा होता है ये विलोम शब्द। ये इसके उल्टा वो जो शब्द होता है वो विलोम शब्द। थैंक यू गाइस, हमको ये समझ में आ गया होगा कि आपको आ गया होगा कि मैंने आपके अर्थ के आधार पे जो भी 9 शब्द के भेद बताए हैं, और आपको समझ में भी आ गया होगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू।